अच्छा, जो काम करने वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका वो है स्लट्स की इक्वेशन। नेक्स्ट चैप्टर में आगे ये थोड़ा सा हमने करना है। हम अब जो है हम जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स के उस टॉपिक पे आगे जिसके लिए हम प्रिपेयर हो रहे थे, क्या हो रहा था, हम बेसिकली देखिए सारा हमने पढ़ा, हमने रिलेशनशिप, हमने छोटी छोटी चीजें पढ़ी और उसको मिलाना कैसे है। हम कह रहे हैं कि क्या हम निकालना चाह रहे हैं हम लोग। मैंने आपको कहा इकोनॉमिक्स में एक बात है जिसको हम रिलेशनशिप बोलते हैं। रिलेशनशिप मॉडल्स, हम कहते हैं मॉडल्स, वी आर मेकिंग मॉडल्स, वी आर इकोनॉमिस्ट एंड वी मेक मॉडल्स। व्हाट आर मॉडल्स? मॉडल्स आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स रियलिटी इन सिंपलेस्ट वे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम जो रियलिटी जो है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करें कि वो समझ आ जाए। उसके लिए हम अज्यूम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम आसानी पैदा कर रहे हैं। अजम्पशन जब लगाते हैं तो क्या करते हैं, उसे क्या करते हैं, रियलिटी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उसे आसान करने के लिए हम कहते हैं फलां चीज भी कांस्टेंट है, फलां चीज भी कांस्टेंट है। क्योंकि हम अगर सबको वेरिएबल एज अ वेरिएबल कंसीडर करें तो हमारे लिए कैलकुलेशन बड़ी मुश्किल होती है। ठीक, अब हमने यहां तक कंज्यूमर थ्योरी का पढ़ रहे थे सारा कुछ। अब कंज्यूमर थ्योरी में बेसिकली है क्या? कंज्यूमर थ्योरी इज ऑल अबाउट डिमांड। ऐसे ही हम चीज कंज्यूम कर रहे हैं, कंज्यूम जो होता है वो क्या है, वो डिमांड। डिमांड की बात करते हैं, डिमांड के हमने वेरिएबल्स निकाले। हमने वेरिएबल्स क्या निकाले डिमांड के? हमने कहा डिमांड की एक थ्योरी है, वो क्या है, लॉ ऑफ डिमांड, जो बेसिक थ्योरी। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस, नेगेटिव रिलेशनशिप चलेंगे। इफ प्राइस इंक्रीजेस देन कंजप्शन डिक्रीजेस ऑफ दैट कमोडिटी। अब इसका मतलब है देयर, अब मैं वेरिएबल्स के नहीं था, मैंने आपको बताया एक्सोजेनस होते हैं, एंडोजेनस होते हैं। एक टाइप का वेरिएबल होता है जिसे लीड वेरिएबल बोलते हैं। क्या? एक बोलते हैं लैग्ड वेरिएबल। ये मैंने शायद आपको पहले ना बताया, लीड वेरिएबल और लैग्ड। लीडिंग वेरिएबल कौन सा वेरिएबल होता है? लीड करना। मैं आपको कहता हूं आप मेरे पीछे चले, मैं आपको लेके जा रहा हूं, दैट मींस आई एम लीडिंग दिस क्लास टू सम वे। अब अच्छा, इसका मतलब है लीडर कौन है, या जो लीड कर रहा है वो क्या है, वो जो आगे है और बाकी उसे क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, जो वेरिएबल, जो लीडिंग वेरिएबल वो वेरिएबल है जो सबसे पहले चेंज होता है और बाकी वेरिएबल उसे फॉलो कर रहे हैं, वो लैग वेरिएबल, वो लैग वेरिएबल। अब लॉ ऑफ डिमांड की हम बात करते हैं तो आपके ख्याल में कौन सा लीड वेरिएबल होगा? प्राइस लीडिंग वेरिएबल होगा और जो कंजप्शन है वो क्या होगा, वो लैग वेरिएबल। अब हम कहते हैं जब प्राइस बदलती है, जब प्राइस क्या होगी, व्हेन प्राइस चेंजेस, तो उसके नतीजे में चेंज जो कंजप्शन में है वो कैसे आती है, ये हम पढ़ेंगे, वो कैसे चेंज आती है। मैं उसको स्लट्स की फॉर्म में आज देखेंगे। स्लट्स की, ये इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने एक इक्वेशन दी थी, तो हम अभी क्या करने लगे, ड्राइव कर रहे हैं। जब प्राइस में चेंज आती है, चेंज इन प्राइस, सॉरी नीचे लिखो। अच्छा, जब चेंज आती है प्राइस में तो दो स्टेप्स में आगे चेंज आती है। पहले मैं कहता हूं ये मेरा एक ग्राफ है, ये क्या है, ग्राफ। इसमें हम लोग बनाते हैं बजट लाइन। ये है, ये है एक्स और ये है एक्स। हम एक टाइम में एक ही कमोडिटी की क्या करेंगे, प्राइस। अब मैं x1 की प्राइस चेंज करता हूं, मैं x1 की क्या करता हूं, प्राइस। x1 की प्राइस डिक्रीज हो जाती है। x1 की प्राइस क्या होती है, p जो है वो डिक्रीज, p1 जो है वो डिक्रीज होगी तो क्या होगा x1 का, x1 क्या होगा, उसकी कंजप्शन क्या होगी। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कंजप्शन ऑफ x1 इंक्रीजेस व्हेन प्राइस, इट्स प्राइस डिक्रीजेस, तो इसकी प्राइस जो है वो डिक्रीज होगी। तो ये
अच्छा, अब सबसे पहले कैसे चेंज आएगा? x1 की प्राइस डिक्रीज होनी शुरू, और x1 की प्राइस डिक्रीज होनी शुरू हुई, x1 की कंजम्पशन। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होगा, एक्सचेंज शुरू हो जाएगी। एक्सचेंज किसमें? बिटवीन x1 एंड x2, बिटवीन x1 एंड x2। ऐसा हो सकता है, अब मैं इन दोनों की दरमियान की बात करूं, ऑल अदर थिंग्स आर कांस्टेंट। जब x1 की प्राइस जो है वो कम हुई तो इसका मतलब है x1 चीप हो गया और x2 क्या हो गया? एक्सपेंसिव। x2 एक्सपेंसिव हो गया तो होगा क्या? इसकी प्राइस, इसकी कंजप्शन बढ़ जाएगी और इसकी जी x1 बढ़ गया और x2 क्या हो गया? कम हो। जो इंडिसेस कर्व होता है वो मेरे ख्याल से बजट लाइन को एक बार ही टच करता है या दोबारा कर सकता है। ये डिफरेंट बजट लाइन है। ये क्या है? पहली बजट लाइन को इग्नोर करते हैं। जब ये बजट लाइन बन गई, मैं फिर बता रहा हूं होगा क्या। अब देखिएगा, ये लाइन ओरिजिनल, अच्छा पहले मेरी चॉइस क्या थी? पहले ऑप्टिमम चॉइस यही थी जी। अभी भी ऑप्टिमम चॉइस क्या है? अब इसके पीछे मैं लॉजिक बताऊं आपको। क्वेश्चन जी जी, अगर x1 की प्राइस चेंज हो रही है तो बजट लाइन तो हमारा x की तरफ से स्टीपर होना चाहिए, x2 तो पॉइंट वही होना चाहिए। अभी आप थोड़ा देखिए, हम फाइनल चेंज की तरफ जाएंगे। दैट इज द इंटरमीडिएट चेंज। इंटरमीडिएट चेंज क्या है? पहले इन दोनों में चेंज हो रही है। क्या हो रही है? पहले दोनों में एक रेट फिक्स हो गया जिसपे ये दोनों चेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर x1 चीप हो गई, फर्स्ट करें x1 के 2 यूनिट बढ़ा रहा है और उसका 1 यूनिट कम कर रहा है x2। ये एक अपॉर्चुनिटी रेट, जिसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक चीज को बढ़ाने की कॉस्ट क्या है? दूसरी चीज, ठीक है। यहां हम ऐसे कहते हैं कि वो एक्सपेंसिव हो गया तो कंज्यूमर क्या था? कंज्यूमर अपने आप को एडजस्ट कर रहा है कि मैंने दोनों को कैसे करना है, ठीक। अच्छा, अब उसी ओरिजिनल जो था उसका ऑप्टिमम चॉइस, उसी के दरमियान से लाइन गुजर रही, उसी के दरमियान से क्या लाइन गुजर रही। अब हुआ क्या होगा आपके ख्याल में? एक तो इनके दरमियान में रेट जो है वो चेंज होना शुरू हो गया। इनके दरमियान में क्या होगा? रेट ऑफ एक्सचेंज जो है वो चेंज हो रहा है। इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ एक्सचेंज क्या? बिटवीन टू कमोडिटीज। दैट इज, जब एक कमोडिटी को मैं दूसरी कमोडिटी से एक्सचेंज करूं, मैं x1 बढ़ा रहा हूं और x2 को कम कर रहा हूं, तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं? x2 को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं किससे? x1 से। तो ये क्या है? ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। पहला क्या है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब जब चेंज इन प्राइस आएगी तो सबसे पहले कौन सा इफेक्ट होता है? सब्स्टिट्यूशन। क्या है? ट्रेड ऑफ बिटवीन टू गुड्स। ट्रेड ऑफ बिटवीन टू गुड्स, इसे आप जैसे मर्जी करें। द रेट एट विच यू कैन एक्सचेंज वन गुड फॉर अनदर चेंजेस, ठीक है। जब प्राइस चेंज होती है तो रेट भी चेंज हो जाता है। क्या? कौन सा रेट? एट विच टू गुड्स आर एक्सचेंज विद ईच अदर, तो रेट बदल गया। लेकिन परचेजिंग पावर कांस्टेंट है। परचेजिंग पावर क्या बढ़ी? परचेजिंग पावर क्या है? पहले स्टेप की बात कर रहा हूं। फर्स्ट स्टेप में परचेजिंग पावर क्या है? कांस्टेंट। अब दूसरा स्टेप, अब परचेजिंग पावर को कांस्टेंट नहीं करते। क्या नहीं करते? अब परचेजिंग पावर बढ़ गई तो आपकी क्या थी? इनकम बढ़ी कि कम हुई? जब प्राइस कम हुई, जब प्राइस कम हो गई और आपके पास इनकम कांस्टेंट है तो आपकी परचेजिंग पावर, सॉरी इनकम नहीं कह रहा, परचेजिंग पावर बढ़ी होगी कि कम हुई होगी? परचेजिंग पावर बढ़ी। तो दूसरा जो इफेक्ट आएगा वो कौन सा आएगा? परचेजिंग पावर जो है वो इंक्रीज होगी तो आपका इनकम, परचेजिंग पावर जब है वो आपकी बढ़ी होगी तो इनकम इफेक्ट है। पहले में फर्स्ट स्टेप में सिर्फ रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू गुड्स चेंजेस व्हाइल परचेजिंग पावर इज कांस्टेंट। अच्छा, फिर क्या होगा? जब परचेजिंग पावर जो है
जब आपने एक्सचेंज कर लिया सारा, तो फिर आपकी परचेजिंग पावर जो है उसे हमने फ्लेक्सिबल किया और एक्सचेंज अब नहीं होगी। अब क्या नहीं होगी? तो इनकम इफेक्ट आ जाएगा। अब वो आएगा जो आप कह रहे थे, क्या होगा? ये इसी के पैरेलल, ये जो लाइन जा रही है इसी के पैरेलल ये मूव करेगी, तो ये क्या होगा? जो लाइन हमने फर्स्ट डे जब मैं आपको याद होगा बजट लाइन की बनाई, हमने कहा था जब एक की प्राइस चेंज होगी तो ये पिवट शिफ्ट आएगा। क्या आएगा? इसमें दो स्टेप्स आते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेप्स की। अकॉर्डिंग टू स्टेप्स की क्या आते हैं? दो स्टेप्स आते हैं। पहला क्या आता है? व्हेन प्राइस चेंजेस देयर इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, देन इट इज फॉलोड बाय इनकम इफेक्ट। अब हम इसे थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। अब आपको मैं थोड़ा सा बता दूं इसमें चीजें क्या क्या हैं। एक प्राइस ऑफ x1 है, दूसरी क्या है? प्राइस ऑफ x। एक इनकम है, एक क्या है? और तीसरा क्या है? चौथा, सॉरी, वो क्या? वो परचेजिंग पार्ट। वो क्या? इनकम और परचेजिंग पार्ट डिफरेंट है, आप हमेशा याद रखिए। इनकम परचेजिंग पार्ट को नहीं जो है वो शो। परचेजिंग पार्ट क्या है? रियल फंक्शन ऑफ इनकम। आप एक आदमी की इनकम ज्यादा है और वो पाकिस्तान में रहता है और वो गंदम की एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो 100 रुपीज पाकिस्तानी से क्या करता है? 1 किलो आटा करता है, सपोज करते हैं। और एक आदमी इंडिया में है और एक्सचेंज रेट कांस्टेंट है। क्या है? चलो लाहौर की बात करते हैं, और एक्सचेंज हमने क्यों बात करा? वो वहां 100 रुपीज का 2 kg आटा लेता है। इनकम दोनों की सेम है, लेकिन परचेजिंग पावर किसकी ज्यादा है? लाहौर वाले की। तो सोचिए, इट मीन बताने का पर्पस ये है कि परचेजिंग पावर इज डिफरेंट फ्रॉम इनकम। अब ये अगर मैं ऐसे कहूं थोड़ा सा, अब इस पर्सपेक्टिव में, ताकि अगर आपको चीजें क्लियर ना हो तो मैं दोबारा बता दूं। प्राइस चेंज हुई, प्राइस की मूवमेंट हुई, प्राइस क्या हुई? उसको हम सबसे पहले क्या बदला? प्राइसेस की बात करते हैं। सबसे पहले क्या बदला? रिलेटिव प्राइसेस बदल। रिलेटिव का मतलब है कंपैरेटिव टू ईच अदर। अगर मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, इसकी प्राइस बढ़ गई, सॉरी, इसकी प्राइस कम हो गई और इसकी प्राइस क्या हो गई? बढ़ गई। इसको एडजस्ट किया गया। क्या एडजस्ट हुआ? ये जो लाइन मूव आई पहली लाइन, इसमें इसमें क्या एडजस्ट किया आपके ख्याल में? क्या? बेटा देखिएगा, आप लोग ग्राफ को छोड़ दें। मैं प्राइसेस की बात कर रहा हूँ, इनकम की बात कर रहा हूँ और परचेजिंग पावर की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ किस तरह देखते हैं। अभी ग्राफ को आप रहने दें। मैं कह रहा हूं कि जब प्राइसेस चेंज हुई तो जो ये लाइन शिफ्ट हुई, इसमें क्या चीज एडजस्ट की गई? दोनों के दरमियान ट्रेड ऑफ हुआ। किस लिमिट में रह के ट्रेड ऑफ हुआ? इनकम में रह के। जितनी इनकम थी अभी एडजस्ट हो, ये इनकम लगी, क्या होगी? जितने पैसे उसने इस पे खर्च करने थे वो ये आ गए, और जितने पैसे इस पे खर्च करने थे वो ये। ठीक है, ये मैक्सिमम है ऑन x1 और मैक्सिमम ऑन x2, आपको मैंने करवाया था ये लास्ट टाइम। ठीक है, अब मनी इनकम जो है वो क्या होगी? वो एडजस्ट होगी। और लेकिन परचेजिंग पावर क्या थी? कांस्टेंट। परचेजिंग पावर क्या थी? कांस्टेंट। अब दूसरे स्टेप में क्या चीज एडजस्ट की गई? जो कांस्टेंट थी वो क्या थी? परचेजिंग पावर। और क्या चीज कांस्टेंट रखी दूसरे स्टेप में? रिलेटिव प्राइस। फिर मैं बताता हूं व्हेन प्राइस चेंजेस देयर आर 2 टाइप ऑफ मूवमेंट्स। फर्स्ट मूवमेंट में क्या हुआ? प्राइस मूवमेंट को हम दो मूवमेंट में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। प्राइस मूवमेंट को हम दो मूवमेंट में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट मूवमेंट क्या? फर्स्ट मूवमेंट जो थी उसमें क्या था? रिलेटिव प्राइस चेंजेस। रिलेटिव प्राइसेस ऑफ x1 एंड x2 चेंजेस टू एडजस्ट मनी इनकम, टू एडजस्ट मनी इनकम while purchasing power is constant। ये है फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या हुआ? परचेजिंग पावर एडजस्ट while holding the relative price constant। ठीक है, ये है सिंपल। ये इतना मुश्किल नहीं है जितना बोलने में लग रहा है शायद। ठीक, आ गया बेटा, इसे पॉज करना पड़ेगा।
ये मैं प्राइस। अच्छा, अब मैंने आपको दो चीजें बता दी। मैंने कहा प्राइस, व्हेन प्राइस चेंज देयर आर टू इफेक्ट्स, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स एंड इनकम इफेक्ट। उसको मैंने दूसरी तरह बताया आप लोगों को कि जब प्राइस मूव करती है तो देन देयर आर टू टाइप ऑफ मूवमेंट्स। एक रिलेटिव प्राइसेस चेंजेस आती हैं और परचेजिंग पावर कांस्टेंट रहती है, ठीक है। दूसरा क्या आता है, परचेजिंग पावर एडजस्ट करती है जबकि रिलेटिव प्राइसेस चेंजेस जो है वो कांस्टेंट। अब ये मैं आपको बनाने लगा हूं ग्राफ, जो सही फाइनल ग्राफ। ये है ओरिजिनल मीन दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल। ये आपका है पॉइंट जहां इंडिफरेंस कर्व क्या है, टेंजेंट है। ये आपका पॉइंट हो गया ऑप्टिमम पॉइंट। प्राइस x1 की जो है वो डिक्रीज हुई, प्राइस x1 की क्या हुई, डिक्रीज। तो हमने कहा ये ऐसे मूव करेगा, कैसे, उसी पॉइंट में से गुजरा, उसी पॉइंट से गुजरा। तो अब हम कह रहे हैं कि x2 जो है वो सब्स्टिट्यूट होगा किससे, x1। तो हमारा जो ये है इंडिफरेंस कर्व वो कहां आएगा, वो x1 की तरफ आ जाएगा। कहां आ जाएगा, x1। ये पॉइंट आ गया। अब जो नया पॉइंट बना वो कौन सा बना, ये बना। अब यहां ये x1 है, x1 प्राइम है और पहला x1 क्या था, ये। अब ये x1 यहां से यहां चेंज हो गया, क्या हो गया, तो ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूशन, ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूशन। अब दूसरा क्या होगा, दूसरा हमने कहा कि अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो गया, अब इनकम इफेक्ट होगा। अब क्या होगा, पैरेलल चेंजेस आएगी, इस लाइन पे पैरेलल मूवमेंट आएगी। ये इंडिफरेंस कर्व बिल्कुल लाइन इसी तरह पैरेलल करेगी, इसी तरह क्या करेगी, पैरेलल। अब जो नया पॉइंट बनेगा वो ये है, अब ये है और ये। अब x1 पे मैं डबल लाइन लगा दूंगा, ये रखो। अब ये जो होगा ये क्या होगा, इनकम। ये है सब्स्टिट्यूशन और ये क्या है, इनकम इफेक्ट। और ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूशन। अब टोटल जो चेंज आई है वो किसके इक्वल आई है, टोटल चेंज इन डिमांड। टोटल चेंज इन डिमांड क्या है, चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू SE प्लस I, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम। ठीक है, देखना है नाम कैसे था, मुझे बताना, पूछना क्या है। अच्छा, अब हम इसे थोड़ा सा मैथमेटिकल करते हैं। ये थ्योरेटिकल था, आपको चीजें की समझ लगनी चाहिए। अब मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूं। मैं कहता हूं मैंने आपको एक दफा बताया कि गवर्नमेंट क्या करती है, हमारे पास यह तीन चीजें हैं, पहले प्राइसेस हैं, इनकम है और परचेजिंग पावर। ठीक है, प्राइसेस में दो टाइप की प्राइस है, P1 है और P2, ये आपने पढ़ी। अब हम थोड़ा सा इसे करेंगे, ये जो लाइन मूव कर रही है, अब मैं इसे लगा बना रहा हूं ताकि थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना। ये आपको समझ लगी इस तरह, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए किसी बच्चे को, आपको लगी? आपके पीछे तो बच्चा बैठा है कि आप लोग, ये बस पीछे तो बैठा हुआ। देखिएगा, अब ये जो है मैं ग्राफ का पहला पार्ट बनाने लगा। पहला पार्ट ये देखिए, ये ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल चॉइस,
अब इसमें से लाइन गुजर रही है, ये मूव, ये ऐसे, ये कैसे चलेगी, ये ऐसे चलेगी इसी लाइन। ये में देखिएगा मेरी इंडिफरेंस कर्व की जो मूवमेंट है, सॉरी जो मेरी बजट लाइन की मूवमेंट है वो किसमें से गुजर रही है, ओरिजिनल चॉइस पर। आपका अब इसके पीछे लॉजिक देखिए, मैंने आपको एक दफा बताया था कंपनसेशन प्रिंसिपल, क्या बताया था कभी कंपनसेशन का, कि गवर्नमेंट कंपनसेट करती है। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट चाह रही है कि आपको एक ही पोजीशन पे रखना है, गवर्नमेंट चाह रही है कि आपको एक ही पोजीशन पे रखना है। अब गवर्नमेंट की दो पॉसिबिलिटी, गवर्नमेंट कैसे, ये वो पॉइंट है जिसमें मेरी यूटिलिटी मैक्सिमम क्या है, मेरी यूटिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। अब दो पॉसिबिलिटी होगी, प्राइस चेंज आएगी, या तो मेरी यूटिलिटी बढ़ सकती है, या क्या हो सकती है, दोनों पॉसिबिलिटी है। अगर मेरी यूटिलिटी बढ़ेगी तो गवर्नमेंट अगर मुझे यही रखेगी तो क्या करेगी, अगर गवर्नमेंट मुझे यही रखना चाहती है तो क्या करेगी, आपकी मुझसे पैसे ले लेगी, मुझसे टैक्स लगा देगी, क्या करेगी, मुझे वापस इसी पॉइंट पे ले आएगी। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या, मेरी कम होगी, मैं किसी निचले पॉइंट पे, तो फिर क्या करेगी, मुझे सब्सिडी देगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, कंपनसेट करती है। गवर्नमेंट क्या करती है, कंपनसेशन। गवर्नमेंट कंपनसेट कैसे करती है, दो तरह में, गवर्नमेंट यहां ले लेगी, यहां दे देगी, जो सब्सिडाइज करेगी या टैक्स लगा देगी इसको करने के। अच्छा, इसको इसका मतलब है यहां जो चेंज इन इनकम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वो चेंज इन इनकम, क्या मेरी इनकम बढ़ रही है, मुझसे इनकम क्या कर रही, ले, किसी आदमी की इनकम कम हो रही है, उसे क्या किया, इसका मतलब है कि इनकम रिक्वायर्ड है मुझे इस पॉइंट पे रखने के लिए, या वो पॉजिटिव होगी या क्या होगी, नेगेटिव, या मुझसे लेने पड़ेगा या मुझसे, अब हम उसको मेजर करते हैं। मैंने पूछा था कि किधर का क्लास ले रखे, मेरे पास x1 है, अब हम इसे लिखने लगे मैथमेटिकली, x1 x10 है, p1 है, p2 है और m, p2 है, ये मेरे पास चीजें हैं, इनको मैंने कर। अब चेंज कहां आ गई है, चेंज कहां आ रही है आपकी, क्या सबसे पहले क्या बदला, प्राइस, तो p1 बदला, क्या बदला, हम कह रहे हैं p1 बदल सकता है, p1 बदल गया, इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, प्राइम लगा दिया। p2 बदलेगा, p2 हमने कांस्टेंट रखा हुआ, p2 क्या रखा हुआ, तो ये p2 ही रहेगा, और m जो है वो बदलेगा, क्योंकि p1 बदलेगा तो m क्या हो जाएगा, m बदल जाएगा, m इज इक्वल टू p1 x1 प्लस p2 x2। अब मेरा जो m जो चेंज है, जो इनकम है वो क्या है, वो m प्राइम इज इक्वल टू p1 x1 प्लस p2। सिर्फ क्या बदला, p1 बदला, जिसकी वजह से क्या बदल गया, m बदल। अब ओरिजिनल क्या था, अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, जो इनकम होगी, जो क्या करना पड़ेगा, जिसे एडजस्ट करना पड़ेगा। आपको अगर इस ओरिजिनल पॉइंट पे रखना है तो उसको क्या, वो हम निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस होगा, वो क्या होगा, इन दोनों का क्या होगा, जो मैंने बताया डिफरेंस, वो मैं क्या करूंगा, तो मैं करूंगा m माइनस n, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से क्या कर लूंगा, सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, सब्ट्रैक्ट सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम 1, तो मैं क्या करूंगा ऐसे, और फिर मैं इसे लिखूंगा p1 प्राइम p1 x1 माइनस p1 x1 प्लस p2 x2 माइनस p2 ये क्या हो जाएगा, और ये क्या आएगा, इसमें कॉमन x1 p प्राइम माइनस p, ये आएगा m। अब मैं लिखूंगा आफ्टर चेंज बिफोर चेंज, क्या आफ्टर चेंज m आफ्टर चेंज माइनस m बिफोर चेंज, इसको मैं लिखूंगा चेंज इन m, चेंज इन, इसको मैं क्या लिखूंगा, चेंज इन m। और
मुझे लगता है मैं डॉक्टर सुहेल साहब के कमरे में ना वो भूला है वहाँ से, भाग के लेके आना। आज ही आके रहने दो स्नैक को मिला। अच्छा अब ये चेंज इन एम किसके इक्वल से देखेगा x1। अब प्राइस आफ्टर चेंज माइनस बिफोर चेंज, तो ये क्या आएगा चेंज इन पी। ठीक है ये अब ये क्या है चेंज इन एम, इसको मैं ये क्या है, ये मेरे पास आ गया, ये क्या है इसको मैं डिफाइन करूंगा चेंज इन एम को। ये मेरा क्या निकला चेंज इन एम इज इक्वल टू x1 डेल्टा पी। चेंज इन एम को डिफाइन करते हैं। मैंने अभी आपको बताया क्या है चेंज इन इनकम नेसेसिटी टू कीप ऑन ओरिजिनल चॉइस। ठीक है, इसको क्या कहते हैं अमाउंट ऑफ इनकम, ठीक है, दैट विल मेक ओरिजिनल कंजप्शन बंडल अफोर्डेबल। ठीक है, चेंज इन इनकम नेसेसिटी टू मेक द ओल्ड बंडल अफोर्डेबल। ठीक है, अगर इस पे रहना है ये चाहिए तो हमें क्या करना है, हमें ये चेंज इन। अब चेंज इन एम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है चेंज इन पी। जितनी पी के चेंज आ रही है उसी के मुताबिक चेंज इसमें आ रही है। ठीक, इसका मतलब है अगर पी बढ़ रहा है, ठीक है, तो एमपी क्या होगा बढ़ रहा है। अगर पी कम हो रहा है तो एमपी क्या होगा, ये आप ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक, अगर पी बढ़ेगा तो बजट ज्यादा चाहिए होगा, गवर्नमेंट क्या करेगी। अगर पी जो है वो अगर गवर्नमेंट को ये अफोर्डेबल रखना है तो बेटा देखो गवर्नमेंट ने पहले डिसाइड करना है कि उसने करना क्या है, इसी पॉइंट पे अफोर्डेबल रखना। मेरे बारे में गवर्नमेंट सोच रही है कि 2 साल पहले जो जिस पॉइंट पे ये था ना वो पॉइंट ज्यादा बेहतर था, सपोज करते हैं, तो गवर्नमेंट मुझे उस पॉइंट पे पहुंचाने के लिए पहले कैलकुलेट करेगी कि इसको इनकम कितनी चाहिए उस पॉइंट पे। गवर्नमेंट देखेगी क्या इसकी जो इसकी गुड्स हैं, अगर मैं इन दोनों के दरमियान में प्राइस बढ़ी है कि कम हुई। अगर प्राइस बढ़ी होगी तो इसका मतलब है मेरा बजट भी बढ़ा, तो गवर्नमेंट मुझे अगर उस पॉइंट पे पहुंचाना चाहती है तो गवर्नमेंट मुझे क्या करेगी, पैसे देगी। अगर प्राइस कम हुई होगी तो मुझे बजट कम चाहिए होगा, मेरी परचेजिंग पावर क्या हो गई होगी, बढ़ गई होगी, तो गवर्नमेंट मुझसे क्या ले लेगी, पैसे ले लेगी। तो ये है गवर्नमेंट ने मुझे वो पॉइंट तक ले गया, उस पॉइंट, इसे बोलते हैं कंपनसेटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, इसे हम डिटेल में करेंगे। इसकी 2 टाइप्स हैं, एक इक्विवेलेंट वेरिएशन है और एक क्या है कंपनसेटेड वेरिएशन। ये बाद में देखेंगे, अभी टाइम मिला तो बड़ा डीप सा टाइम चल रहा है, समझ नहीं आ रहा जी। अब हम थोड़ा सा मैथमेटिकल करते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसे निकालना है, और यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग, आप में से किसी बच्ची को क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, हम लोग अब निकालते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मैंने आप लोगों को पहले बताया, सबसे पहले वी नीड है और फंक्शन। फंक्शन कौन सा, डिमांड फंक्शन। एग्जांपल बुक में भी गिवन है, मैं भी वही कर रहा हूं। एक डिमांड फंक्शन है मिल्क का डिमांड फंक्शन है x1 10 प्लस m ओवर 10 p1, ये डिमांड फंक्शन, ये गिवन है। ये क्या है, दूसरा है कि मिल्क का डिमांड फंक्शन। ठीक है, बजट है एक बार आपके पास 120, m इज इक्वल टू बजट है 120, प्राइस जो मिल्क की है वो क्या है $3। ठीक है, उसने यूनिट दिया पर कार्ड, तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, उसकी डिमांड, उसकी क्या, बिफोर चेंज देयर इज नो चेंज दैट इज गिवन। अभी ये फर्स्ट है तो इसको क्या लिखेंगे, जहां मैं वैल्यू पुट करूंगा x1 इज इक्वल टू 10 प्लस m की जगह डालूंगा 120, p1 की जगह डालूंगा 3, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 40।
ठीक है जी। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 4 और 10 क्या हो गया 14। ठीक है सर। अच्छा अब हम प्राइस कर लेंगे। अब क्या होगा, इफ देयर इज चेंज इन प्राइस, प्राइस डिक्रीजेस फ्रॉम 3 to 2, 3 to 2, दूध की प्राइस है वो कम होगी, P1 प्राइम क्या हो गया $2। नाउ अब क्या सिचुएशन होगी, अब क्या सिचुएशन, सबसे पहले क्या बदलेगा, P1 बदलेगा तो क्या बदलेगा, इनकम, चेंज इन एम। चेंज इन एम के लिए हमें क्या, चेंज इन एम का फार्मूला क्या याद है, x1 डेल्टा P, ये निकाला। ठीक, इसके लिए हमें x1 चाहिए, इसके लिए हमें क्या चाहिए, x1 हमारे पास आ गया। चेंज इन एम, x1 हमारे पास क्या है 14, और चेंज इन p क्या है, पहले क्या था, पहले 3 था, तो p आफ्टर चेंज माइनस बिफोर चेंज, हमेशा याद रखिए, आफ्टर चेंज माइनस, आफ्टर चेंज क्या है, बिफोर चेंज क्या है, ओरिजिनल, बिफोर चेंज को सॉरी, बिफोर चेंज को आप क्या कह सकते हैं, ओरिजिनल, मैं सॉरी बिफोर चेंज कह रहा हूं, तो ये आएगा 14 2 सॉरी -1, तो ये क्या आ गया -2, ये चेंज ही नहीं। ठीक है जी। अच्छा अब हम निकालेंगे एम प्राइम, क्या निकालेंगे, एम प्राइम। एम प्राइम क्या है, एम, अच्छा मैं इसको देखिए, चेंज इन एम क्या है, एम प्राइम माइनस, हमारे पास एम प्राइम निकालना, तो ये क्या होगा, चेंज इन एम प्लस, तो मेरे पास क्या आएगा, चेंज इन एम है -14, एम कितना बेटा 120, तो ये आएगा 120, क्या आएगा एम, ये आएगा 160। अब ये एम क्या है जी, 106, तो ये 106 क्या है, दैट इज न्यू बजट। ये पैसे उसे चाहिए, उसको क्या चाहिए, एडजस्टमेंट कितनी करनी पड़ेगी, डेल्टा एम। डेल्टा एम क्या है, जितनी एडजस्टमेंट करनी, कितने की करनी है, -14 कम करने पड़ेंगे, क्या करने पड़ेंगे, ओरिजिनल बजट में से गवर्नमेंट क्या करेगी, उसे 14 जो डॉलर है वो क्या कर लेंगे, नहीं लेंगे, और उसको उसके पास कितनी इनकम हो, 106 नहीं, तो वो किस में रहेगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन, जो पहले वाली पोजीशन थी वो अफोर्डेबल होगी उसके लिए कब, जब उसके पास अब इनकम कितनी होगी, 106 डॉलर उसके पास, उसको चाहिए नेसेसरी टू कीप पीपी कांस्टेंट, जैसे भी आप इसे कहें, लेवल ऑफ इनकम दैट इज रिक्वायर्ड टू कीप द ओरिजिनल बंडल अफोर्डेबल। ठीक, अभी पीपी क्या है, पी जो है परचेजिंग पावर क्या है, कांस्टेंट है यहां तक। ठीक है, अभी हमने क्या निकालना है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, क्या निकालना है, अच्छा इसका एक स्टेप है जो हमने एम प्राइम निकाला, हमने चेंज इन एम निकाला, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या बेटा, x1 में जो चेंज आई है ड्यू टू चेंज इन प्राइस, x1 में जो चेंज आई है ड्यू टू चेंज इन, अच्छा इसका मतलब मैं इसको अगर ऐसे लिखने लगा हूं, आप इकोनॉमिस्ट हैं, आपको लिखना आना चाहिए, आपको क्या आना चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए। देखिए ये बड़ा आसान है, आप लोग गौर कीजिएगा, x1 P1 प्राइम, जो x1 मेजर किया किस पे, चेंज प्राइस पे, ठीक है, और चेंज बजट पे, ठीक है, चेंज प्राइस पे और चेंज बजट पे, माइनस x1 पीवी ओरिजिनल और एमबी, ठीक है, इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस होगा तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होगा। हमने ये तो निकाल लिया, ये कहां निकाला,
ये है, ठीक है। प्राइस ये वाले की और एम ये वाला था। हमने ये नहीं निकाला, हमने x1 नहीं निकाला ना, ये वाला सर ये कोई ये ही बोले हैं हाँ, तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ नहीं निकाला बेटा। चेंज वाला तो ये देखो ये होगी, हमने रियल वैल्यू 3 डाला और 120 निकाला, x1 आ गया इसमें, x1 क्या आ गया 14। अब मैं ये वाला निकाल रहा हूँ, देखिए चेंज में T1 चेंज क्या है 2 है, तो देखिएगा x1 10 प्लस m क्या है, m चेंज जो है वो क्या है यहाँ 106, क्या आ गया 106 और 10 मल्टीप्लाई बाय तो ये क्या आएगा बेटा देखिएगा 15 ये x1 उसको अलग से चोरी करवा देंगे जी। अगर x1 को अलग से क्यों करवा दें, जिस तरह प्राइम से क्यों किया होगा, तो आप इसे कर दें। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको ये ज्यादा समझ लगे। आप इसको ऐसे कर लें, आप इसको क्या कर लें ऐसे कर लें, ठीक है जी। ये आप पे डिपेंड कर रहा है कैसे कर रहे हैं आप। यहाँ क्या आएगा फिर 15, ये क्या है 15.3 माइनस 4, क्या आंसर आया 1.9। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है 1.3। इसको हम कहें तो क्या कि a 1.3 जो है वो x1 क्या हो गया 1.3, इसकी यूनिट इंक्रीज हो गई, x चीप हो गया, x1 चीप हुआ, x1 की प्राइस क्या हुई थी डिक्रीज हुई, तो प्राइस डिक्रीज हुई तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है पॉजिटिव 1.3। ठीक, अच्छा अब आप देखिएगा मैंने आपको बताया था चेंज इन m क्या है -4। देखिए हमने कहा था चेंज इन m और चेंज इन p की जो साइन है वो क्या होगा वो सेम होगा, तो p कम हुआ तो ये क्या हुआ ये भी माइनस में, प्राइस की चेंज भी माइनस में थी तो ये भी क्या है। जब भी आप ये न्यूमेरिकल करेंगे आपको पता होना चाहिए कि थ्योरी में जो बोला था क्या वैसे, अगर नहीं आ रहा तो आपका आंसर गलत है, याद रखिए। ये मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपने चीजें चेक करें, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव क्यों है, प्राइस कम हो, अगर प्राइस ज्यादा हो गई होती तो ये क्या होता ये भी याद रखना। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, प्राइस के कम होने से हम कहते हैं कि अगर वो गुड जो नॉर्मल गुड्स वगैरह जो ज्यादातर गुड्स हैं वो क्या होती है वो सब्स्टिट्यूट होंगे, उनको ज्यादा इंक्रीज कर दिया जाए। अच्छा अब यहां तक है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, समझ लग गई आपको, कुछ सोचना देखना ही पड़ा। अब हमने निकालना है, आप लोगों को समझ लगी, आप मुझसे इसका पूछ रहे हैं किसी और चीज का पूछ रहे हैं? नहीं सर, हम लोग बस डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा ये अब हम निकालेंगे इनकम इफेक्ट। अब क्या निकालेंगे इनकम इफेक्ट का फाइनल चेंज, जो इसके बाद वाली चीज आ रही है, ठीक है, उसको कैसे निकालना। हमने देखिए क्या कहा, मैंने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या हो रहा है, परचेजिंग पावर कांस्टेंट है, दो चीजें क्या चेंज हो रहा है, एक्सचेंज चेंज हो रही है, उसमें आपकी प्राइस भी चेंज हो रही है, सबसे पहले प्राइस तो चेंज होनी है, उसके बगैर तो दोनों इफेक्ट नहीं आने, ना इनकम इफेक्ट आना ना सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आना, लेकिन उसमें क्या चेंज हो रहा है एक्सचेंज, तो एम चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है इनकम चेंज हो रही है। हम कह रहे हैं एक्सचेंज होता है इनकम को एडजस्ट करने के लिए, तो यहाँ इनकम चेंज हुई। आपने अगर देखा मैंने जो दो एक्स के दरमियान डिफरेंस निकाला है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का, उसमें जो पहला एक्स है उसमें प्राइस भी बदल रही है और इनकम भी बदल रही है, जिसे बजट बोल एम, ठीक। दूसरी अब यहाँ इनकम में क्या होगा, इनकम इफेक्ट में क्या होगा, इनकम इफेक्ट में मैंने बोला क्या बदलना है, सिर्फ परचेजिंग पावर, ना बाकी जो उनका एक्सचेंज है वो क्या है वो कांस्टेंट, वो एक्सचेंज क्या है वो कांस्टेंट। इसको हम लिखते हैं चेंज इन x1 m, ये है x1 निकालना है किस पे P1 प्राइम और m पे, और माइनस होगा ये किससे x1
इस, ठीक है जी। ये है क्या चेंज, ये क्या है कि इनकम इफेक्ट, ठीक है जी। पावर चेंज एन लिखा होगा बस। अब इसको निकालने हैं आप, पहले ये निकालेंगे, फिर इसमें आएंगे डिफरेंशिएट कर दें x1 दोनों सेम वाले हैं, चेंज वाला भी। आपको लग रहा है ये सेम है? चल पहले तो पढ़ लो, थोड़े से आप लोग ऑब्जर्व भी करने के क्या करें, आप लोग को किसको लग रहा है ये सेम? तो दोनों में प्राइस चेंज और एक में चेंज एक में नहीं। हाँ जी ठीक है जी, तो क्या है ये डिफरेंट है, ठीक है। पहले हम ये निकालेंगे, पहले ये किस पे निकलेगा, हमने प्राइस चेंज की, जो आफ्टर चेंज प्राइस था वो क्या था, वो 2 था, और एम क्या है, एम है 120, एम क्या है 120। तो इस पे जब हम निकालेंगे तो हमारा x1 क्या आएगा 60 हमारा, ठीक। और हम दूसरा ये x निकालेंगे, ये वाला x1 2 और 106, इसको पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये पहले हमने निकाला हुआ 15.3, ठीक है। तो चेंज ये जब हम निकालेंगे, जब हम चेंज इन x1 एंड निकालेंगे तो ये क्या आएगा, ये है 16 और ये क्या है 15.3, तो ये क्या आएगा 0.7 इनकम इफेक्ट आ गया। अब इनकम इफेक्ट क्या आया, इनकम इफेक्ट क्या आया 0.7, और ये वैल्यू क्या है, ये पॉजिटिव है, ये वैल्यू क्या है पॉजिटिव। इसका मतलब है इनकम के बढ़ने से उस गुड की कंजप्शन क्या होगी, बढ़ गई। तो ये कौन सी गुड होगी, जब इनकम के बढ़ने से किसी गुड की कंजप्शन बढ़ जाएगी तो कौन सी गुड है, नॉर्मल गुड है। अगर ये नेगेटिव आता तो हम कहते हैं इनकम के बढ़ने से कंजप्शन क्या होगी, कम होगी, तो उसे क्या बोलते थे, ये आपने याद रखना। अगर ये 0 है तो इट मींस देयर इज नो इफेक्ट। तो हम लोग जो ये चीजें निकाल रहे हैं ये पुराने कॉन्सेप्ट्स के साथ क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, ठीक। अगर आपसे कोई पूछे, आपको मैं न्यूमेरिकल दूं, कोई भी न्यूमेरिकल दे, इस तरह के आप बताएं कि ये गुड जो है वो नॉर्मल गुड है या इंफीरियर गुड है, तो आप इससे कैलकुलेट करके क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अच्छा, अब सब्स्टिट्यूशन का साइन, ठीक। ये नेगेटिव है, ज्यादातर प्राइस बढ़ने से सब्स्टिट्यूशन जो है वो सब्स्टिट्यूट नहीं होता, प्राइस कम होने से क्या होता है, वो सब्स्टिट्यूट होता है। तो ये इनका रिलेशनशिप क्या आता है, नेगेटिव टाइप का, कि प्राइस अगर कम हो रही है तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, नेगेटिव रिलेशन। अब हम, ये हो गया 2 स्टेप्स, ये क्या करनी है हमने, मैंने आपको डिटेल में बताया कि सब्स्टिट्यूशनल इफेक्ट और इनकम इफेक्ट कैसे मैयर करते हैं, ये ग्राफिकली कैसे देखते हैं और न्यूमेरिकली कैसे देखते हैं। यहां तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं किसी को भी। अब हमने टोटल, इसको कंप्लीट लिखना है, इसको कंप्लीट जब लिखेंगे तो उसको लिखा था स्लट्सकी ने, उस इक्वेशन को किसने लिखा, तो हम स्लट्सकी इक्वेशन जो है वो कैसे लिखेंगे, टोटल चेंज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टोटल चेंज, टोटल चेंज इन डिमांड क्या है, चेंज इन x1, ये क्या है, ये होगा, इसे मैं अगर सिंपल लिखूं तो क्या है कि चेंज पहला x1 जो किस पे आएगा, जो नई प्राइस पे आएगा, किस पे आएगा, माइनस प्राइस चेंज करने से जो इफेक्ट आ रहा है वो क्या है, तो टोटल चेंज के लिए मैंने ऐसे, ये सिंपलेस्ट फॉर्म। अब ये निकली कैसे देखिएगा, ये हम देखते हैं, चेंज इन x इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट
प्लस इनकम। अब इसका फार्मूला डालते हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को हमने देखा क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को अब हमने लास्ट जो किया उसको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट लिखा था, उसको मैं दोबारा लिख रहा हूं। पहले चेंज इन एक्स, ये वाली जगह इसको मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ, इसको मैं इसी जगह लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ x1 p1 माइनस x1 p1 m1, ये मैं राइट साइड लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को लिख रहा हूँ। देखिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है x1 p1 माइनस x1 p1, ये है सब्स्टिट्यूशन। क्या है? सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो ये पहले वाले कर रहे हैं, ठीक है। अब इकट्ठा लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अच्छा, अब इसमें ये साइन जो है ये माइनस प्लस इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट है x1 p1 और p जो आफ्टर चेंज है माइनस x1 p1 प्राइम और m प्राइम। इसको मैं फिर ये ब्रैकेट में लिख दूं, ठीक है। ये टोटल इक्वेशन है, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और ये क्या है? इनकम। इन दोनों को लिखना। अब इस पूरी इसको बोलते हैं स्लट्स की इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं? स्लट्स की इक्वेशन। इसको हम सॉल्व करके दोबारा इस पे आ सकते हैं। इसको सॉल्व करके हम इस पे आ सकते हैं, इस पे। क्यों? जब मैं इसे ऊपर करूंगा देखिएगा ये और ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो रह क्या जाएगा? x1 p ये m माइनस x p1, ये इक्वेशन दोबारा आ जाएगी। तो ये पूरी इक्वेशन जो है इसको बोलते हैं स्लट्स की इक्वेशन। ये डेंसिटी, ठीक है जी। ये स्लट्स की जो थी इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने ये दिया था। इसी में दो चीजें आ गई, क्या आ गई? कंपनसेटेड डिमांड भी आ गई। कंपनसेटेड डिमांड का फर्स्ट स्टेप जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का है, दैट इज आल्सो कंपनसेटेड डिमांड, ठीक है। जिसमें हम क्या करते हैं? यूटिलिटी को कांस्टेंट रखते हैं और सब्स्टिट्यूशन को बदलते हैं। उनका रेट ऑफ एक्सचेंज जो है वो आपस में क्या हो जाता है? वो चेंज हो जाता है, ठीक है। इसको कंपनसेटेड क्या है? कंपनसेटेड और नॉन कंपनसेटेड हम डिटेल में करेंगे डेरिवेशन के साथ, मार्कशीटियन और एक्सियन, ठीक है। और उसको कंप्लीट करें। ये है हमारा आपका कोर्स जो है, और आपका फ्राइडे को पेपर है, ये मंथ का। चलो, तो 7 चैप्टर में कितना हम ये